वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो हम लोग ऐसे डिस्कस करने वाले हैं वो है दी हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज बाय क्लिंट ब्रोक्स। इस ऐसे को हम लोग डिस्कस करेंगे। इन्होंने ये अपना ऐसे अपनी किस कलेक्शन में पब्लिश करवाया था, हम उसको भी डिस्कस करेंगे, इसकी समरी को, और हम इस ऐसे को इस एंगल से अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्चुअल में ब्रोक्स ने इस ऐसे में क्या मैसेज कन्वे किया है, हम उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। अपना लेक्चर जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसकी पब्लिकेशन की बात करें तो इनकी बुक थी दी वेल रॉट अर्न, जो कि इनकी एसेस की कलेक्शन थी। उसमें से ये इनका ऐसे है दी हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज, जो कि 1947 पब्लिश हुआ था। और इसमें इन्होंने जो अपनी बेस बनाई है जिस कॉन्सेप्ट को, वो है न्यू क्रिटिसिज्म। एक्चुअली में अगर किसी को पता नहीं है कि न्यू क्रिटिसिज्म क्या होता है, तो ये एक लिटरेरी मूवमेंट थी जिसमें इम्फसाइज इस बात पे किया जाता है कि जो रीडर है उसको क्लोज रीडिंग करनी चाहिए और जो टेक्स्ट है उसका एनालिसिस करना चाहिए, और जो स्ट्रक्चर है और जो मीनिंग है टेक्स्ट का उस पर फोकस करना चाहिए। जबकि इन पास न्यू क्रिटिसिज्म से पहले जो ट्रेडिशनल वेज थे किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के, वो ये थे कि राइटर की बायोग्राफी को देखा जाता था, राइटर के कॉन्सेप्ट्स को देखा जाता था, राइटर के जो उसके आइडियाज़ थे कि इस टेक्स्ट में राइटर ने क्या मीनिंग दिया है या क्या मैसेज दिया है, उस पर फोकस किया जाता था। बट जो न्यू क्रिटिसिज्म वाले थे वो ये कहते थे कि जो राइटर होता है वो सिर्फ लिखता है, बट ये जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है टेक्स्ट की वो रीडर पे डिपेंड करती है। मीन्स कि रीडर उसकी क्लोज रीडिंग करे, उसके टेक्स्ट का एनालिसिस करे, स्ट्रक्चर का एनालिसिस करे, और जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी खुद ले, कि जो ऑथर है उस पर डिपेंड ना करे कि उसने इसमें क्या मीनिंग दिया है। तो ये थी न्यू क्रिटिसिज्म मूवमेंट। अब उसके बाद हम लोग अपने राइटर को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि 1906 में इनकी बर्थ हुई थी और 1994 में इनकी डेथ हुई थी। अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक थे, प्रोफेसर थे और इम्पोर्टेंट फिगर थे न्यू क्रिटिसिज्म की मूवमेंट के। अब जो आज हमारा टाइटल है ऐसे का, हम उसको अगर उसका मीनिंग देखें तो उसका मीनिंग बनता क्या है एक्चुअल में। हेरेसे होता है ओपिनियंस अगेंस्ट सम बिलीफ। मीन्स के कोई बिलीफ है, कोई जैसे रिलीजियस बिलीव्स होते हैं, उसके ऑपोजिट कोई बिलीफ देना या फिर कोई उसके ऑपोजिट कोई अपना ओपिनियन लेके आना। ऐसे ही जैसे टेक्स्ट है उसमें एक बिलीफ जब दिया हुआ है, एक स्ट्रक्चर है, उसका पूरा एक पैटर्न है किसी भी टेक्स्ट का दिया हुआ, उसमें हम कोई डिफरेंट अपना मीनिंग डालने की कोशिश करें। मीन्स कि पैराफ्रेज होता है कि अपना जो कोई भी टेक्स्ट है उसका मीनिंग को एक्सप्रेस करना। एक्चुअली में पैराफ्रेजिंग की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ समथिंग यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स स्पेशली टू अचीव ग्रेटर क्लैरिटी। मीन्स कि अगर हमें क्लैरिटी चाहिए तो हम उस टेक्स्ट को, उन वर्ड्स को अपने वर्ड्स में जो है वो ट्रांसलेट कर लेते हैं, उसको पैराफ्रेज करते हैं, मीन्स कि उस टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं। तो दी हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज मीन्स के कोई भी पोइट्री है, कोई भी टेक्स्ट है, उसको जब हम पैराफ्रेज कर देते हैं, मीन्स कि अगर वो पोइट्री है तो उसको प्रोज में हम ट्रांसलेट कर देते हैं, प्रोज है तो हम उसको किसी चीज़ में और में ट्रांसलेट कर देते हैं। मीन्स कि हम पैराफ्रेज उसको कर देते हैं, उसका मीनिंग डाइवर्ट कर देते हैं। हम क्या करते हैं कि उसका मीनिंग अंडरस्टैंड करने के लिए उसको और ही कोई स्ट्रक्चर और ही कोई फॉर्म दे देते हैं, और जो उसका ओरिजिनल कंटेंट होता है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है, वो ख़राब हो जाता है। इसी चीज़ को क्लिंट ब्रोक्स ने अपने इस ऐसे में डिस्कस किया है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। दी हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज जो है वो नहीं होनी चाहिए, कि पोइट्री की पैराफ्रेजिंग नहीं होनी चाहिए। इन्होंने पोइट्री पे ज़्यादा यहाँ पे बात की है। अब इनके जो मेन पॉइंट्स हैं इनके ऐसे कि हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो इन्होंने पॉइंट आउटलाइन किया है ऐसे के अंदर, वो है द इनसेपरेबिलिटी ऑफ फॉर्म एंड कंटेंट इन पोइट्री। अब इस लाइन का क्या मतलब बनता है कि जो पोइट्री होती है वो किस चीज़ से बनी होती है। कंटेंट मीन्स कि उसमें लाइंस या फिर जो आइडिया दिया होता है राइटर ने वो होता है, और उसकी फॉर्म। अब फॉर्म में क्या है, फॉर्म में मेटाफोर, रिथम, राइम, सिलेबल्स, ईटीसी जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं पोइट्री में, वो सारी क्या हो जाएंगी, फॉर्म में इंक्लूड होंगी। मीन्स के फॉर्म और कंटेंट एक दूसरे से अलग-अलग नहीं होते पोइट्री में, अकॉर्डिंग टू क्लिंट ब्रोक्स। पहला पॉइंट इनका ये है। सेकंड वो पॉइंट में वो ऐसे में डिस्कस करते हैं, इन्होंने चैलेंज किया है जो ट्रेडिशनल एकेडमिक अप्रोचेस थी पैराफ्रेजिंग की। पोइट्री को प्रोज में चेंज कर दिया जाता था और उसके कंटेंट को एनालाइज किया जाता था, बट ये टोटली उसके अगेंस्ट थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि जो पोइट्री है उसको उसकी जो एक्चुअल फॉर्म है उसको वैसे ही अंडरस्टैंड करना चाहिए, उसको वैसे ही जो है वो पढ़ा जाना चाहिए। ये हो गया इसका सेकंड पॉइंट। अब इसके थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं।
इसका थर्ड पॉइंट क्या बनता है कि ब्यूटी एंड मीनिंग ऑफ अ पोएम लाई इन इट्स स्ट्रक्चर, कि हम जब पोएम को पढ़ते हैं हमें उसमें परफेक्शन नज़र आ रही होती है। मीन्स कि उसमें एक वोकेबलरी दी होती है, उसमें वर्ड्स होते हैं, उसमें मेटाफर होता है, उसमें एक थीम होता है पूरी पोइट्री में, एक पूरी जो स्टैंजा होता है उसमें कपलेट दिया हुआ है, राइम स्कीम होती है, कि जो पोइट्री है उसकी जो ब्यूटी है और उसका जो मीनिंग है उसके स्ट्रक्चर में है। अगर हम उसका स्ट्रक्चर ख़राब करेंगे तो मीन्स कि हम उसकी मीनिंग ख़राब कर रहे हैं, हम उसकी ब्यूटी को ख़राब कर रहे हैं। इसमें मीटर आ जाता है, राइम और जो इमेजरी, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये किस चीज़ के हैं, यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को शो करवाते हैं पोइट्री को। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट्स है, इसमें राइटर ने डिस्कस किया है कि जो एलिमेंट्स होते हैं ना, जिसमें इमेजरी आ गया, मीटर आ गया, राइम आ गया, ये सारे जो हैं वो इसके डेकोरेटिव एलिमेंट्स हैं ही, बट ये सिर्फ डेकोरेटिव एलिमेंट्स नहीं है, ये इसके इंटेग्रल कंपोनेंट्स हैं। मीन्स कि ये पोएम को शेप देते हैं, उसको एक स्ट्रक्चर देते हैं, उसको मीनिंग देते हैं पोएम को। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये वाले जो सारे एलिमेंट्स हैं। उसके बाद राइटर ने डिस्कस किया है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बहुत ज़्यादा इसमें, पैराफ्रेजिंग अ पोएम इनटू प्रोज, कि हम जब किसी पोएम को पैराफ्रेज कर देते हैं प्रोज में, कि ताकि हम उसकी समरी बना लेते हैं पोइट्री की, किसी भी पोएम की, ताकि हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें इजीली, और जो राइटर ने उसमें अपना मैसेज कन्वे किया है हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें। बट यहाँ पे क्लिंट ब्रोक्स कहते हैं कि जब हम ऐसा करते हैं ना कि प्रोज में उसको कन्वर्ट कर देते हैं पोएम किसी भी को, तो हम ऐसा करते हैं कि इज़ अकिन टू रिमूविंग अ सोल, कि जैसे किसी बॉडी में से सोल निकल जाए उसके बाद बॉडी में क्या बचता है, नथिंग। इसी तरह किसी भी पोएम को जब हम प्रोज में कन्वर्ट कर देते हैं, मीन्स कि हम उसका स्ट्रक्चर, उसका मीनिंग, हम उस सबको ख़राब कर देते हैं, और हम उसका जो ओरिजिनल मीनिंग है उसको भी ख़राब कर देते हैं। मीन्स कि हम ऐसे करते हैं कि जैसे किसी बॉडी में से सोल को निकाल देना होता है, ऐसे ही पोइट्री की जो सोल है हम उसको निकाल देते हैं। उसके बाद फर्दर राइटर ने इसमें डिस्कस किया है अपने कि जो पोइट्री होती है वो यूनिक एक्सपीरियंस होता है, इमोशनल इम्पैक्ट होता है, जो कि एक पूरी पोइम कन्वे करती है। और साथ ही साथ जो पोइम है हम उसको कभी भी रेप्लिकेट नहीं कर सकते प्रोज के साथ उसको पैराफ्रेज करके। साथ ही साथ इन्होंने सजेस्ट किया है ऐसे के लास्ट में कि जो पोइट्री है वो ऑपरेट करती है मल्टीपल लेवल्स पे, इंक्लूडिंग सेंशुअल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल। ये जो सारे हैं वो एक क्या कन्वे करते हैं, हम एक फॉर्म कन्वे करते हैं। और इन्होंने इस ऐसे में जो है वो क्रिटिक किया है जो ओवरली सिंपलिस्टिक और रिडक्टिव मेथड्स होते हैं लिटरेरी एनालिसिस के, जो इनके टाइम पे प्रिवलेंट थे। मींस के जो कोई पोइट्री है उसको पैराफ्रेज कर दिया जाता था, उसकी समरी बना दी जाती थी, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो ब्यूटी है, उसका मीनिंग है, उसकी जो ग्रामेटिकल एक स्ट्रक्चर है, वो सारा कुछ ख़राब कर दिया जाता था। इन्होंने अपने जो रीडर्स हैं उनको चैलेंज किया और क्रिटिक्स को इस पे फोकस करने को कहा कि वो इसमें इंगेज हों, कि जो पोइट्री की फॉर्म है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाए, उसकी जो पोइट्री की फॉर्म है उसको पैराफ्रेज ना किया जाए, उसके स्ट्रक्चर को ख़राब ना किया जाए। इन्होंने एग्जांपल्स भी दी। अब एग्जांपल में ऐसे में इन्होंने इस तरह से दी, जॉन डन के इन्होंने वर्क को उसको कंक्लूड किया, दी कैनलाइजेशन को, कि किस तरह से उसमें डन ने पैराडॉक्स को, आयरनी को और कॉम्प्लेक्स मेटाफिजिकल कॉन्सीट्स को यूज़ किया है और मीनिंग एक क्रिएट किया है पोएम के अंदर, जो कि जो कंटेंट है और उसमें जो फॉर्म है वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकते। कंटेंट और फॉर्म दोनों आपस में मिलकर जो है वो एक चीज़ पोएम को मीनिंग देते हैं, एक टेक्स्ट को मीनिंग देते हैं, या फिर टेक्स्ट मीनिंगफुल बनाते हैं। नेक्स्ट जो इन्होंने एग्जांपल दी है वो है अलेक्जेंडर पोप की। इसमें द रेप ऑफ लॉक को इन्होंने डिस्कस किया, उनका वर्क, कि किस तरह से उन्होंने अलेक्जेंडर पोप ने मॉक एपिक का यूज़ किया है, और इन्होंने जो उस टाइम की जो हाई सोसाइटी थी उसको क्रिटिसाइज़ किया है अपने वर्क के अंदर एपिक मॉक एपिक को यूज़ करके। और पोएम के अंदर जो हीरो कपलेट्स हैं और एपिक की जो कन्वेंशंस हैं वो क्रूशियल रोल है प्ले करती हैं इस वर्क के अंदर, आयरनी में और जो सोशल कमेंट्री है उसमें। ये दोनों इसकी थी, हमने एग्जांपल्स को डिस्कस किया। हमने इस ऐसे में 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया कि जो पोइट्री है उसमें कंटेंट और फॉर्म, इन दोनों का बहुत ज़्यादा रोल होता है। इन दोनों को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, इस अदरवाइज जो पोइट्री की ब्यूटी है और उसका जो स्ट्रक्चर और जो मीनिंग है वो सब कुछ ख़राब हो जाएगा। आई होप कि आपको दी हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज की यहाँ तक समझ आ गई होगी।
वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये ऐसे कैसा लगा और आप फर्दर किस टाइप की जो वीडियोज़ हैं वो इस चैनल पे देखना चाहते हैं। तब तक थैंक यू सो मच।